हेलो, नमस्कार सभी को। टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है हरियाणा में मुगल काल। 1526 में मुगल काल की स्थापना हुई थी और हम पढ़ेंगे 1707 तक औरंगजेब की मृत्यु तक। ये पहला भाग है। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम पढ़ेंगे कि हरियाणा में मुगल काल के दौरान क्या-क्या हुआ था। इससे पहले की वीडियो में हरियाणा में दिल्ली सल्तनत काल पढ़ा था। वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप देख सकते हैं कि सल्तनत काल में हरियाणा में क्या कुछ हुआ था। आइए हम मुगल काल में स्टार्ट करते हैं। तो जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था वो हमारी हरियाणा के पानीपत में हुआ था। तो बाबर ने भारत में कैसे एंट्री की थी वो एक बार जान लेते हैं। तो बाबर ने भारत पर कुल मिलाकर 4 बार आक्रमण किए थे। पहले आक्रमण की बात करें तो 1519 में उन्होंने पहला अभियान चलाया था भारत के खिलाफ और यूसुफजाई जाति के विरुद्ध युद्ध किया था। इस युद्ध में वो भेरा और चेनाब का जो क्षेत्र है वो जीत लेते हैं, जो फिलहाल जो पाकिस्तान में पड़ता है। वर्ष 1525 में वो हरियाणा में एंट्री करता है और हरियाणा के हिसार को जीतकर अपने बेटे हुमायूं को सौंप देता है। फिर वो आता है, उसका जो युद्ध होता है पानीपत का पहला युद्ध होता है इब्राहिम लोदी के विरुद्ध होता है। दिल्ली के आखिरी सुल्तान होते हैं इब्राहिम लोदी, लोदी वंश के आखिरी सुल्तान। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। इस युद्ध में हसन खां मेवाती, भाई हसन खां मेवाती कौन थे? ये मेव सरदार थे, ये खानजादा राजपूत थे। क्या थे भाई? खानजादा राजपूत राजा थे। इनका जो मेवात पर है, हसन खां मेवाती का मेवात पर स्वतंत्र राज था। 1372 से 1527 तक खानजादा राजपूत राजाओं का मेवात पर स्वतंत्र राज रहा था और अंतिम खानजादा राजपूत जो राजा रहे थे वो हसन खां मेवाती रहे थे। इनके जो सैयद वंश है, सैयद वंश के इनके साथ काफ़ी अच्छे संबंध रहे थे। वही आकर इनके लोदी वंश में जो सिकंदर लोदी आता है, उस टाइम इनके जो संबंध थोड़े बिगड़ जाते हैं। लेकिन आगे चलकर ये पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी का साथ देता है, क्योंकि कहीं न कहीं ये चाहता है कि इब्राहिम जो बाबर है, वो भारत में ना आए, भारत में एंट्री ना करे। तो ये पानीपत के पहले युद्ध में किसका साथ देता है? हसन खां मेवाती इब्राहिम लोदी का साथ देता है। वही हिसार के एक फौजदार होते हैं, क्योंकि हिसार को जीत लिया किसने? बाबर ने अपने बेटे को दे दिया। तो हिसार के फौजदार होते हैं हमीद खां, वो भी इब्राहिम लोदी का साथ देते हैं और ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी इब्राहिम लोदी का साथ देते हैं। ग्वालियर के राजा और इब्राहिम लोदी है वो इस युद्ध में मारे जाते हैं और ग्वालियर के राजा विक्रमजीत से क्या मिलता है मुगलों को? क्या मिलता है? कोहिनूर का हीरा। किसके पास से मिलता है? राजा विक्रमजीत के परिवार से इन्हें मिलता है और ये किसे मिलता है? हुमायूं को मिलता है। पानीपत के इस युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलगमा पद्धति को अपनाया और पहली बार तोपों का प्रयोग किया था, जिसकी वजह से युद्ध को वो जीता था। जो तोपची थे, जो निशानेबाज थे, वो थे उस्ताद अली और मुस्तफा खां, जो प्रसिद्ध निशानेबाज थे और पानीपत के युद्ध में इन्होंने भाग लिया था और युद्ध में इसी वजह से ये जीते थे। पानीपत में का युद्ध की विजय की खुशी में पानीपत में इसने क्या बनवाया था? एक बाग बनवाया था और बाग के अंदर एक मस्जिद और तालाब बनवाया था। किसकी याद में? अपनी प्रिय बेगम मुसम्मत काबुली काबुली बेगम की याद में ये बनवाया था। क्या? जो तालाब और जो बाग है और बाग के अंदर जो मस्जिद है, वो किसकी याद में बनवाया? अपनी बेगम मुसम्मत काबुली बेगम की याद में बनवाया था। वही इसने काबुल के जो लोग थे उन सभी को एक-एक गिन्नी भई भेंट की थी। किस खुशी में? भारत विजय की खुशी में और इसी वजह से इसे कलंदर कहा जाता है। किसे कलंदर कहा जाता है? भई बाबर को। ये पूछा भी गया है, भई किस बादशाह को कलंदर कहा गया है? तो कलंदर बाबर को कहा गया है। आगे देखते हैं। आगे फिर 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध होता है। राणा सांगा और हसन खां मेवाती दोनों इकट्ठे होते हैं और बाबर के विरुद्ध ये युद्ध होता है। हसन खां मेवाती इसमें राणा सांगा का साथ देता है। इसमें हसन खां मेवाती है वो मारे जाते हैं। वही जो राणा सांगा होता है वो भागने में कामयाब हो जाता है। आगे चलकर 1528 में राणा सांगा को जहर देकर मार दिया जाता है। खानवा के युद्ध जीतने के बाद जो बाबर है वो गाजी की उपाधि धारण करता है। बाबर के जब अंतिम दिन होते हैं 1530 में, तब कैथल का विद्रोह होता है और मोहन सिंह मंडार के द्वारा ये कैथल का विद्रोह किया जाता है। इस विद्रोह में भी जो तोपची होते हैं उस्ताद अली और मुस्तफा खां वो होते हैं, साथ ही साथ 2 जनरल भी होते हैं बाबर के, जनरल भी होते हैं 2
तरसम बेग और नौरंग बेग ये नेतृत्व करते हैं और इस युद्ध में बाबर जीतता है और बाबर है वो शवों की मीनार लगा देता है, यानी बहुत ज़्यादा मार-काट मचाता है। ठीक है भई, कैथल को भी वो जीत लेता है, कैथल रियासत को भी। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की आगरा में मृत्यु हो जाती है और आगरा के आराम बाग में इसे दफनाया जाता है। फिर बाद में इसे काबुल ले जाकर दफनाया जाता है। अब फिर बैठता है, कौन बैठता है भाई, हुमायूं। 29 दिसंबर 1530 को गद्दी पर बैठता है और ये मतलब ज़्यादा नहीं टिकता है। चौसा का युद्ध 1539 में होता है, बिलग्राम का युद्ध 1540 में होता है, शेरशाह सूरी के खिलाफ होता है और शेरशाह सूरी इसमें जीतता है और बिलग्राम के युद्ध के बाद वो आगरा व दिल्ली को पूर्ण रूप से जीत लेता है और हुमायूं है उसे भागना पड़ता है और ये कहाँ जाता है, अमरकोट जाता है और सिरसा फतेहाबाद से अमरकोट जाते वक्त ये फतेहाबाद में मस्जिद बनवाता है। तो फतेहाबाद की जो मस्जिद है वो किसके द्वारा बनवाई गई थी, हुमायूं के द्वारा बनवाई गई थी। 1540 से 1545 तक कौन रहता है, शेरशाह सूरी रहता है और शेरशाह सूरी नारनौल में इब्राहिम सूरी का मकबरा बनवाता है। कौन होते हैं इब्राहिम सूरी, शेरशाह सूरी के दादाजी होते हैं। ठीक है भई, फिर आते हैं जो शेरशाह सूरी के बेटे आते हैं इस्माइल शाह और इस्माइल शाह के साथ बाद आते हैं आदिल शाह। तो आदिल शाह के वजीर हुए थे, प्रधानमंत्री हुए थे हेमचंद्र विक्रमादित्य। ठीक है भाई, कौन हुए थे, हेमचंद्र हुए थे। विक्रमादित्य वो उपाधि धारण करते हैं जब वो दिल्ली की गद्दी पर बैठता है तब। हेमचंद्र के बारे में जाने तो ये रेवाड़ी का था, काफी बार पढ़ चुके हैं, इसलिए भाई मैंने ये ज्यादा लिखा नहीं, क्योंकि हमने जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व किए थे उसमें बिल्कुल डिटेल में हेमचंद्र को हमने पढ़ लिया है। ये रेवाड़ी का व्यापारी होता है, नमक का व्यापारी होता है और इसके पिता भी व्यापारी होते हैं। इनका जाना होता है कहाँ, शेरशाह सूरी के दरबार में इनका जाना आना होता है, अफगान राजाओं के साथ इनकी उठ बैठ होती है। ठीक है, और फिर ये के नाम से इन्हें एक छोटा सा पद मिलता है और अपनी योग्यताओं से ये बन जाता है वजीर और आदिल शाह का ये वजीर होता है। आदिल शाह एक निकम्मा शासक होता है। आदिल शाह चुनार के किले में रहता है और खुद जो उत्तर भारत का जो एरिया है वो हेमचंद्र को सौंप देता है और कहीं ना कहीं वो सारी सत्ता है वो हेमचंद्र के हाथों में होती है। 1555 में 1555 में हुमायूं वापस आता है और दिल्ली पर भाई अधिकार कर लेता है और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद दिल्ली होती है तारदी बेग के पास। किसके बाद, तारदी बेग। तारदी बेग कौन होता है, ये गुलाम वंश का ही होता है और जो बैरम खां है वो तारदी बेग को दिल्ली सौंपता है, क्योंकि खुद रहता है कहाँ, कलानौर में अकबर के साथ रहता है। और जो वहाँ हेमचंद्र है ना, वो 7 अक्टूबर 1556 को तारदी बेग को हराकर दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और फिर होता है पानीपत का दूसरा युद्ध। किस किस के बीच होता है, 5 नवंबर 1556 को होता है, बैरम खां और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच होता है। जब 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली की गद्दी पर हेमचंद्र बैठता है तो विक्रमादित्य की वही उपाधि वो धारण करता है और अपने नाम के सिक्के भी चलाता है। ये हेमचंद्र है वो अपने नाम के इस टाइम सिक्के भी चला देता है। और बैरम खां किसका नेतृत्व कर रहे होते हैं, मेन रूप से ये अकबर के संरक्षक होते हैं और अकबर की तरफ से ये लड़ रहे होते हैं। इस युद्ध में भाई अकबर की जीत होती है, बैरम खां की जीत होती है और हेमचंद्र है उसको बंदी बना लिया जाता है और उसको मार दिया जाता है और दोबारा से मुगल साम्राज्य की नींव पड़ती है। ये होता है पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में। फिर आता है अकबर का हमारी हरियाणा में इतना नहीं है, क्योंकि ये जो अकबर होता है वो फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाता है और इसका मेन रोल होता है वो राजस्थान में होता है। फिर आता है जहांगीर, 1605 में गद्दी पर बैठता है और जो जहांगीर है वो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मरवा देता है, क्योंकि इसका बड़ा बेटा होता है खुसरो और खुसरो ने विद्रोह कर दिया था जहांगीर के विरुद्ध और इस विद्रोह में अर्जुन देव ने कहीं ना कहीं खुसरो का साथ दिया था। इस वजह से अर्जुन देव को जहांगीर मरवा देता है। 1507 में जहांगीर है वो फरीदाबाद शहर को बचाता है। अपने जो कोषाधिकारी होते हैं, कहीं ना कहीं गुरु भी माने गए हैं, शेख फरीद, उनकी याद में फरीदाबाद शहर को बसाता है। उसके बाद आता है शाहजहां।
जहांगीर के बाद शाहजहां के टाइम को, शाहजहां के समय को स्थापत्य कला का भाई स्वर्ण युग कहा जाता है। वहीं जहां जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, वहीं शाहजहां के समय को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा इमारतें बनवाई है। तो हरियाणा में क्या कुछ बना था शाहजहां के समय में? तो मामा भांजा मुगल सराय जो करनाल के घरोंडा में है, वो शाहजहां के समय की है। 1632 में खान फिरोज नाम के एक व्यक्ति ने बनवाई थी। एक विश्राम गृह भी, आने जाने वाले वहां विश्राम करें। दूसरा जो शेख चिल्ली का मकबरा है, वो भी शाहजहां के समय का है। उसके बड़े बेटे दारा सिकोह ने इसे बनवाया था। अपने गुरु के इनका गुरु था दारा सिकोह का, शेख चिल्ली, और उसका मकबरा है वो कुरुक्षेत्र के थानेसर में है। और इस मकबरे को हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। ठीक है भाई। तीसरी है महम की बावड़ी, यानी चोर की बावड़ी, इसे ही कहा जाता है। महम की बावड़ी भी इसे ही कहते हैं। और सदुक लाल नाम के व्यक्ति ने 1656 में इसे बनवाया था, शाहजहां के समय में। राय मुकुंद राय का छत्ता, जिसे बीरबल का छत्ता भी कहा जाता है, नारनौल के दीवान हुए थे शाहजहां के समय के राव मुकुंद राय, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और बाबर के समय में यहाँ पर बीरबल का अधिक आना जाना था, इसीलिए इसे बीरबल का छत्ता भी कहा जाता है। ये जो इमारतें हैं हरियाणा में, ये शाहजहां के समय में बनी थी। अब पढ़ते हैं हम औरंगजेब को। औरंगजेब है वो गद्दी पर कब बैठा था भाई? 1658 में गद्दी पर बैठा था, 1707 तक वो रहा था। इसके इनके टाइम में हमारे हरियाणा में बहुत ज्यादा विद्रोह हुए थे। सबसे पहले जाटों का विद्रोह हुआ था भाई 1669-70 में ये विद्रोह हुआ था, और गोकुला जाट के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था, और इसमें गोकुला जाट हार गए थे और औरंगजेब जीते थे, जिसे तिलपत का प्रथम युद्ध भी कहते हैं इस विद्रोह को। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद 1685 में राजा राम के नेतृत्व में दूसरा जाटों का विद्रोह होता है। और इस विद्रोह के दौरान जो राजा राम होते हैं, वो सिकंदरा से जो अकबर का मकबरा होता है, उसमें अकबर की हड्डियां भी निकाल के ले आते हैं। इस टाइम भाई औरंगजेब का जब शासन चल रहा होता है, उस टाइम भरतपुर राज्य की नींव रखी जाती है। किसके द्वारा? चूड़ामन के द्वारा। राजा राम के भतीजे चूड़ामन है, उस टाइम भरतपुर राज्य को बसाते। पूछ सकते हैं किस मुगल शासक के टाइम में बसाया गया भरतपुर राज्य? तो औरंगजेब के टाइम में बसाया गया था। एक होते हैं मेव सावलिया, जो मेवों का नेतृत्व कर रहे होते हैं, और ये औरंगजेब के नाक में दम रखते हैं, यानी काफी परेशान करते हैं औरंगजेब को। सान होला के रहने वाले होते हैं। एक दूसरा व्यक्ति होता है हाथी सिंह बड़गुज्जर। ये दोनों होते हैं, ये औरंगजेब के विरुद्ध होते हैं, और भाई विद्रोह करते रहते हैं। और ये कहाँ का होता है हाथी सिंह? ये बादशाहपुर का, जो फिलहाल बादशाहपुर है, दहलना गांव का होता है। फिलहाल जो बादशाहपुर है वो दहलना गांव था पहले। ठीक है भाई, जो अभी गुरुग्राम में पड़ता है। ये दोनों औरंगजेब के विरुद्ध भाई विद्रोह करते रहते हैं, सावलिया में और हाथी सिंह बड़गुजर। तो क्या होता है, जो राव नंदराम होते हैं, गढ़ी बोलनी गांव का राव नंदराम होता है, वो हाथी सिंह को औरंगजेब को सौंप देता है। और इसी खुशी में रेवाड़ी की जो चौधराट है, वो राव नंदराम को दे दी जाती है। और जो ये राव को रेवाड़ी की जो चौधराट मिली हुई है अब तक, ये किसकी देन है? ये औरंगजेब की देन है भाई। अब तक जो राव के पास जो चौधराट है ना रेवाड़ी की, ये किसकी देन है? ये औरंगजेब की देन है, क्योंकि इन्होंने राव नंदराम ने हाथी सिंह को औरंगजेब के हवाले कर दिया था। ठीक है भाई। फिर जो हाथी सिंह है ना, ये इस शर्त पर छोड़ा जाता है कि वो जो मेव सरदार है सावलिया, उसकी हत्या कर दे, तो हाथी सिंह को रिहा कर दिया जाता है, और ये रिहा होकर सावलिया मेव को मार देता है। और इसी खुशी में हाथी सिंह को घासेड़ा, जो उसमें मेवात में घासेड़ा है, जो अब गांधी ग्राम के नाम से जाना जाता है, उसकी 11 गांव की जागीर है, वो हाथी सिंह को दे दी जाती है। तो ध्यान रखिएगा भाई, ऐबक के समय में मेवों का नेतृत्व किसने किया था? हेमराज ने किया था। ठीक है भाई। फिर आते हैं बलबन। बलबन के समय में किसने किया था? मलका ने किया था। फिर आता है बाबर। बाबर के समय में मेवों का नेतृत्व किसने किया था? हसन खां मेवाती ने किया था। और फिर आए औरंगजेब। औरंगजेब के समय में जो मेवों का नेतृत्व किसने किया? सावलिया मेव ने किया था। तो ये मेव सरदार थे। इन मेव सरदारों को याद रखिएगा, किन किसके टाइम में ये आए थे।
फिर एक और सबसे जो इम्पोर्टेंट विद्रोह होता है, वो होता है सतनामियों का विद्रोह। 1672 में नारनौल में सतनामियों का विद्रोह होता है और इस विद्रोह में जाट भी सतनामियों का साथ देते हैं। लेकिन ये विद्रोह भी बड़ी क्रूरता से दबा लिया जाता है और सतनामी संप्रदाय है, उसकी स्थापना 1543 में बिजासर के किसान होते हैं, वीरभान सिंह जी, वो नारनौल में इसकी स्थापना करते हैं। ये विद्रोह होते हैं हमारे हरियाणा में औरंगज़ेब के विरुद्ध होते हैं। आगे हम बचे हुए विद्रोह हैं वो करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।